कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपने पठन पाठन पर ध्यान दे रहे होंगे। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे इस जल प्रलय में, और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। फणीश्वर नाथ रेणु जी एक आंचलिक उपन्यासकार हैं, और इस जल प्रलय में ये जो कहानी है ये एक रिपोर्टाज है जिसकी रचना फणीश्वर नाथ रेणु जी ने की है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई थी। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस जल प्रलय के माध्यम से बाढ़ की विभीषिका का वर्णन किया है और बाढ़ के भयानक स्वरूप का चित्रण किया है और एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने आंखों देखा हाल इसमें प्रस्तुत किया है। किस प्रकार से उन्होंने बाढ़ को देखा। वो हमेशा बाढ़ पीड़ितों की मदद करते थे, हमेशा मदद करते थे, लेकिन इनके भुक्तभोगी वे स्वयं भी रह चुके हैं। और रेणु जी का जन्म एक परती गांव में हुआ था। परती अर्थात बंजर, जो कि भूमि उपजाऊ नहीं होती है, उस प्रकार की धरती पर इनका जन्म हुआ था। इन्हें तैरना नहीं आता था और ये हमेशा से बाढ़ पीड़ितों की मदद करते थे, क्योंकि बिहार की सबसे प्रमुख समस्या होती है बाढ़ की समस्या, और हर साल वहां बाढ़ की विभीषिका को देखा जा सकता था और लेखक बाढ़ पीड़ितों की मदद करते थे। 10 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद करना शुरू किया था। 1967 ईस्वी में अर्थात 1967 में पटना में जो बाढ़ आई थी उसका यहाँ पर सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जिसको कि लेखक ने स्वयं भोगा है और उन्होंने एक एक घटना का यहाँ पर सजीव चित्रण किया है कि किस प्रकार से बाढ़ का पानी सभी क्षेत्र में जब घुसने लगा और सभी लोग आतंकित होने लगे, सभी लोग भयभीत होने लगे, और किस प्रकार से लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए विभिन्न प्रकार की सुरक्षा सामग्रियों को जुटाने लगे और एकत्र करने लगे। जब भी किसी भी क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले लोग किन किन चीज़ों की व्यवस्था करते हैं, तो लेखक भी उन सब चीज़ों की व्यवस्था करते हैं, जैसे कि दिया सलाई, मोमबत्ती, माचिस, पकाही घाव की दवा, पोज की गोलियां इत्यादि। तो इस प्रकार के सभी जरूरत की चीज़ों को लोग अपने पास रखते हैं और लेखक भी उन सभी चीज़ों को अपने पास एकत्रित करते हैं, क्योंकि ये पता चल जाता है कि राजेंद्र नगर, कंकड़बाग इत्यादि में भी जल स्तर पहुंचने वाला है और बाढ़ का पानी पहुंचने वाला है, तो सारे लोग सतर्क हो जाते हैं। लेखक अपने कवि मित्र के साथ जाते हैं और बाढ़ का जायजा लेते हैं कि बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँचा है, और जब वो गांधी मैदान तक पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि बाढ़ का पानी अपनी तीव्र वेग से आगे बढ़ रहा था और लोगों जिज्ञासा से दूर दूर तक जा रहे थे देखने के लिए। तो रिक्शा वालों को वो मना कर देते हैं कि चलो भाई यहीं से वापस चलो और आगे जाना खतरनाक है, और फिर वो लोग आगे नहीं जाते हैं। उसके पश्चात वो पान वाले के पास आकर रुकते हैं, तो पान वाले के पास में बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोग बहुत उत्सुक हो जाते हैं और सभी आपस में बात करते हैं और आकाशवाणी से रेडियो पर समाचार सुनते हैं कि बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँचा हुआ है। बाढ़ का पानी अभी आकाशवाणी तक पहुँच गया है और कुछ ही देर में वो आकाशवाणी को भी अपनी चपेट में ले लेगा, और किस प्रकार से सभी मंत्री के आवास और विभिन्न जगहों में बाढ़ ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। और अचानक पान वाले की बिक्री बढ़ गई, क्योंकि पान वाले की दुकान पर भीड़ जमा हो गई और सभी लोग जिज्ञासा और उत्सुकता से एक दूसरे के समीप आकर के ये पूछने लगे कि बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँचा है, बाढ़ का पानी कहाँ तक पहुँचा है, और वहाँ पर भीड़ जमा हो गई और पान वाले की बिक्री अचानक ही बढ़ गई। उसके बाद लेखक जाते हैं और पत्र पत्रिकाएं और मैगजीन खरीदते हैं। कम से कम वो 1 सप्ताह तक की पत्रिकाएं खरीद लेना चाहते हैं, क्योंकि बाढ़ की स्थिति में वो घर से निकल पाए या ना निकल पाए, परंतु वो पढ़ने के शौकीन थे और पठन पाठन में उन्हें बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसलिए वो उन सब चीज़ों को एकत्रित करते हैं और वहाँ से खरीद के जैसे ही वो घर पहुँचते, अपने फ्लैट में पहुँचते हैं कि सभी को सूचित किया जाता है कि 12 बजे तक कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए सभी जो वहाँ पर शहरवासी थे सभी को प्रशासन की ओर से सभी को सूचित किया जा रहा था, सभी को अलर्ट जारी किया जा रहा था, और लेखक भी बहुत डरे हुए थे। फिर अचानक वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या घर में गैस सिलेंडर भरा हुआ है, तो उनकी पत्नी कहती है कि उसमें तो कुछ मीटर जैसा कुछ है नहीं कि जिससे पता चले कि गैस कब ख़त्म होने वाला है।
फिर भी वो एक अंदाज़ा लगाती है कि शायद 1-2 दिन चल सकते हैं अभी गैस सिलेंडर। उसके पश्चात लेखक कहते हैं ठीक है, किरासन तेल, स्टोव आदि है जिनसे कि ईंधन की समस्या दूर होगी, और विभिन्न प्रकार की ज़रूरत की चीज़ों को वो पहले ही इकट्ठा करके रख लेते हैं। उनके मन में एक डर बैठ जाता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, और वो बहुत ही घबरा जाते हैं। पश्चात वो सोने जाते हैं। 12 बजे तक बाढ़ का कोई पानी वहाँ नहीं पहुँचता है, और बाढ़ की कोई जल स्तर वहाँ तक नहीं पहुँचती है जहाँ पर कि लेखक थे। और वो सोचते रहते हैं, वो सोने की कोशिश करते हैं, परंतु उन्हें नींद नहीं आती है। लेखक अपने मन में सोचने लगते हैं और वो पूरी तरह से चिंतित रहते हैं और अतीत की यादों में खो जाते हैं, और उन्हें याद आता है ईस्वी का वो बाढ़ का समय जब वो अपने गुरुजी के साथ जाते हैं बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए मनिहारी अर्थात कटिहार जिसका नाम अभी है, वहाँ बिहार में जाते हैं, और वहाँ पर वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं। और वो नाव में जाते हैं बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जा कर के, और किरासन तेल, दिया सलाई, मोमबत्ती, पकाही घाव की दवा, कंपोज की गोलियाँ इत्यादि लेकर के वो जाते हैं और बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं। और उन्हें ये याद है कि वहाँ सबसे ज़्यादा खाने की सामग्री से ज़्यादा पकाही घाव की दवा का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि पानी में रहते रहते पैर में एक प्रकार का घाव हो जाता है, और उसी की दवा को पकाही घाव की दवा कहा जाता है। 1949 बीमार व्यक्तियों को नाव में बैठा करके वो लेके जाते हैं, तो एक बीमार व्यक्ति का कुत्ता भी नाव पर चढ़ जाता है। कुत्ता को ले जाने की जिद करता है वो व्यक्ति। तब नाव में बैठे कई लोग इसका विरोध भी करते हैं, परंतु वो कहता है कि नहीं, जब तक मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। और फिर जब एक टीले के पास जा कर के वो लोग रुकते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग मछली भून कर खा रहे होते हैं। वहाँ के लोग वहाँ पर बलवाही नाच कर रहे होते हैं, और एक काला नटुआ लाल साड़ी पहने हुए नृत्य करता है और एक दुल्हन के हाव भाव को दिखाता है। तो सभी लोगों को वो मनोरंजन प्रदान करता है, और बाढ़ की स्थिति में भी लोग अपने दुख और गम को भूल करके वो मनोरंजन की स्थिति में मनोरंजन प्राप्त करते हैं और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। तब लेखक ये कहते हैं कि क्या हम लोग इनको ज़रूरत की सामग्री देकर इतनी खुशी दे सकते हैं जितना कि ये लोग इस प्रकार के बलवाही नाच को देख करके खुश होते हैं। फिर वो याद करते हैं 1937 ईस्वी का बाढ़, जब वो अपने स्कॉट बॉय अर्थात वॉल्चर के कार्यक्रम के अंतर्गत जब वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करने जाते हैं, तो एक एक करके अतीत की जितने भी बाढ़ के दृश्य हैं उनकी आंखों के आगे आने लगते हैं। फिर वो याद करते हैं कि 1967 ईस्वी अर्थात 1967 में ही जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, उस समय कुछ लोग अपने मनोरंजन करने के लिए जब बाढ़ के पानी में नाव लेकर निकलते हैं, उस नाव में एक युवती रहती है और एक केतली, उसमें आग जलते रहती है नाव में, उसमें एक केतली चढ़ा हुआ रहता है, और वो युवती उसमें नेस्कैफे को खोलकर एस्प्रेसो तैयार करती है, और एक युवती पत्रिका लेकर पढ़ती रहती है, और एक युवक एक युवती के समीप घुटने टेक कर कुछ डायलॉग बोलता रहता है, और उस नाव पर बसता है, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। और वहाँ पर जितने भी जो युवक थे जो कि अपने अपने फ्लैट की छतों पर देख रहे थे, वो इन सब दृश्य को देख करके उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं, और जो वो फूहड़ युवक होते हैं उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं। जितने भी वहाँ पर जो फूहड़ युवक थे जो कि नाव में इस प्रकार की घटनाएं कर रहे थे, वो लोग शर्मा जाते हैं और ये सब करना बंद कर देते हैं। फिर अचानक लेखक को एक स्वर सुनाई देता है, पानी आ गया आ गया आ गया। अचानक उनकी नींद खुल जाती है और वो देखते हैं कि 5:30 बज चुके हैं और सभी लोग चिल्ला रहे हैं, चारों ओर चीख पुकार मची हुई है, चारों ओर लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और पूरी तरह से चित्कार कर रहे हैं। फिर वो देखते हैं कि बाढ़ का पानी एकदम आगे बढ़ रहा है। मृत्यु का तरल दूत बाढ़ के पानी को कहा गया है, क्योंकि मृत्यु का दूत बनकर ही बाढ़ का पानी आया था, और गेरुए रंग का फेन की झाग के समान वो आगे बढ़ते जाता है। और लेखक उस दृश्य को देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे भेड़ वो कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन वो भेड़ नहीं रहते हैं, वो रहते हैं
बाढ़ का घेरुआ पानी, और वो पानी बाढ़ का पानी जो अचानक सभी खेतों को, सभी पेड़ पौधों को, जितनी हरियाली को और सभी कुछ को वो अपने में समा लेता। फेन युक्त बाढ़ का पानी, और इसीलिए इस बाढ़ के पानी को कहा गया है मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत इसलिए है क्योंकि बाढ़ जनजीवन को त्रस्त कर देता है और मृत्यु का दूत बन करके आता है, और इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी हानियां होती हैं और लोग इसके चपेट में आकर अपनी जान को गंवा देते हैं, और ये एक प्राकृतिक आपदा है। लेखक इस बाढ़ के दृश्य को देखता है, ये भयावह दृश्य देखकर वो सोचता है कि काश अभी उनके पास कोई टेप रिकॉर्डर होता या कुछ रिकॉर्डर कैमरा होता तो वो इसे रिकॉर्ड कर लेता या फिर इसका फोटो खींच लेता, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। और वो सोचते हैं कि मैं क्या लिख सकता हूँ, लेकिन उनके पास कोई कलम भी नहीं थी, उनकी कलम चोरी हो चुकी थी, इसलिए वो कुछ लिख भी नहीं पा रहे थे और वो सोच रहे थे, वो पूरी तरह से भयभीत थे। इस प्रकार लेखक ने पहली बार अपने सामने से बाढ़ को आते हुए देखा कि बाढ़ कितना भयानक होता है, और बाढ़ का जो जल होता है वो मृत्यु की तरल दूत के समान आगे बढ़ता है, और वो गेरुए रंग का होता है, और वो फेन के समान वो आगे बढ़ते जाता है, एक काल के रूप में वो आगे बढ़ता है। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है और जल के बिना हमारा जीवन नहीं है, लेकिन अगर यही जल एक प्रलयकारी रूप धारण कर ले तो ये हमारा जीवन भी छीन सकती है। और उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है कि प्रकृति जब अपना कहर बरसाती है तो वो मृत्यु के तरल दूत के रूप में बन करके आती है, और उसी बाढ़ का सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है। जब 1967 ईस्वी में अर्थात 1967 में पटना में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था, आकाशवाणी केंद्र, गोलघर इत्यादि विभिन्न प्रकार के जितने भी क्षेत्र थे सभी जलमग्न हो गए थे और लोग बाढ़ से ग्रस्त हो चुके थे और बाढ़ की विभीषिका से पूरी तरह से भयभीत थे। सच्ची घटना का वर्णन कर लेखक ने यहाँ पर एक रिपोर्टाज को प्रस्तुत किया है और हमारे सामने अपने आंखों देखा हाल का वर्णन किया है कि बाढ़ कितना भयंकर हो सकता है। जो इसे अनुभव करता है वही जान सकता है कि बाढ़ किस प्रकार से एक मृत्यु का तरल दूत होता है, जो कि मृत्यु का तरल दूत बनकर वो हजारों लाखों लोगों की जान को लेकर चला जाता। आशा है बच्चों ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।